अरे भाई, जरा रुको जरा रुको। इतना दिलचस्प रहस्य सुनने से पहले सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। अब बिना सब्सक्राइब किए चले जाओगे क्या? देखो, मैं जानता हूं तुम सोच रहे हो अभी तो सुन लेता हूं, बाद में कर दूंगा। पर मानो मेरी बात, बाद में कभी नहीं आता। तो जल्दी से नीचे वाला लाल बटन दबा दो। हाँ, वही सब्सक्राइब वाला, ताकि अगली कहानी भी वही आवाज में तुम्हारे कानों तक पहुंच जाए। और हाँ, अब जरा कमेंट में बताओ ना, तुम ये कहानी कहां से सुन रहे हो? अपने शहर से या अपने प्यारे गांव से? चलो देखते हैं किस जगह से हैं आरजे फैक्ट्स के सबसे शातिर कहानी प्रेमी। बस याद रखना, अगर बाद में सब्सक्राइब करेंगे सोचा, तो फिर अगली बार रहस्य नहीं, पछतावा ही सुनना पड़ेगा। तो अब कर दो। चलो बोलो साथ में, आरजे फैक्ट्स जिंदाबाद। मेरी जिंदगी में ब्योमकेश से पहली बार मिलने का मौका सन 1925 की बहार के मौसम में मिला था। यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी करके मैं बाहर निकल चुका था। नौकरी की तलाश या रोजी रोटी की चिंता मुझे छूती तक नहीं थी। मेरे पिता ने दूरदर्शिता दिखाते हुए बैंक में एक मोटी रकम जमा करवा दी थी। उस रकम से मिलने वाला ब्याज इतना था कि कोलकाता जैसे शहर में आराम से गुजारा हो सके। बोर्डिंग का किराया, खाना पीना, छोटे मोटे शौक, सब कुछ इसी में समा जाता था। इसलिए मैंने सोचा कि विवाह जैसी जिम्मेदारियों में उलझने के बजाय साहित्य और कला की दुनिया में खुद को पूरी तरह समर्पित कर दूं। जवानी के उस दौर में मेरे भीतर एक तीव्र इच्छा थी, बंगाल के साहित्य में कुछ ऐसा अनोखा काम करूं जो इतिहास में दर्ज हो जाए। बंगाली युवाओं में ऐसे सपने देखना कोई अजीब बात नहीं थी। हालांकि अक्सर ये रंगीन सपने जल्दी ही टूट भी जाते थे। खैर, मैं अपनी कहानी पर वापस लौटता हूं। व्योमकेश के साथ मेरी पहली मुलाकात की ओर। कोलकाता को जानने वाले बहुत से लोग भी शायद इस बात से अनजान हो कि शहर के बीचों बीच एक ऐसा इलाका भी है जो 3 अलग अलग दुनियाओं से घिरा हुआ है। एक तरफ गरीबी से जूझते बंगाली परिवारों की तंग गलियां थीं, जहां जिंदगी की कठिनाइयां हर कोने में झलकती थीं। दूसरी तरफ एक और भी उजाड़ गंदी बस्ती फैली हुई थी, जहां अंधेरे में कई राज दबे रहते थे। तीसरी दिशा में चीनी मूल के लोगों की छोटी छोटी कोठरियां थीं, जहां पीले रंग की रोशनी में अजीब से चेहरे नजर आते थे। इन तीनों के बीचों बीच त्रिभुजाकार जमीन का एक टुकड़ा था। दिन के उजाले में यह जगह सामान्य दिखती थी। लोग आते जाते, दुकानदार अपना काम करते, गाड़ियों की आवाजें गूंजती रहती। लेकिन जैसे ही शाम ढलती और अंधेरा पसरने लगता, इस इलाके की पूरी शक्ल ही बदल जाती थी। रात के 8 बजते बजते व्यापारिक दुकानों के लोहे के शटर एक एक करके गिरने लगते। धड़ाम धड़ाम की आवाजें गूंजती और फिर सन्नाटा छा जाता। सड़कों पर अंधेरा इस तरह फैल जाता मानो किसी ने काली चादर डाल दी हो। सिर्फ 1-2 पान और सिगरेट की दुकानें ही मध्यम रोशनी में खुली रहती। उनके आसपास धुंधली रोशनी में कुछ साए इधर उधर भटकते दिखते। अगर कोई अनजान व्यक्ति गलती से इस इलाके में आ जाता, तो वह तेजी से अपने कदम बढ़ाता और जल्द से जल्द इस जगह को पार करना चाहता। मैं इस अजीब से इलाके के पास वाले बोर्डिंग हाउस में कैसे पहुंचा, ये बताने में कोई खास फायदा नहीं। बस इतना समझ लीजिए कि दिन की रोशनी में मुझे इस जगह की असलियत का जरा भी अंदाजा नहीं हुआ था। दूसरी बात यह थी कि मुझे मैस की निचली मंजिल पर एक बड़ा हवादार कमरा काफी उचित किराए पर मिल रहा था। मैंने बिना ज्यादा सोचे समझे तुरंत हां कर दी। बाद में जब मुझे पता चला कि इन सड़कों पर हर महीने 2-3 कटी फटी लाशें मिलना आम बात है और हफ्ते में कम से कम एक बार आसपास के इलाके में पुलिस का छापा पड़ता है, तो थोड़ी घबराहट जरूर हुई। लेकिन तब तक मुझे अपने उस कमरे और उस माहौल से एक अजीब सी आत्मीयता हो चुकी थी। अब बोरिया बिस्तर समेटकर कहीं और जाने की इच्छा ही नहीं थी। वैसे भी मैं शाम ढलने के बाद ज्यादातर अपने कमरे में ही रहता, किताबें पढ़ता, लिखता, पढ़ता, अपनी साहित्यिक गतिविधियों में डूबा रहता। इसलिए मुझे व्यक्तिगत रूप से किसी खतरे का एहसास नहीं होता था। मैं इसकी पहली मंजिल पर कुल 5 कमरे थे। हर कमरे में एक एक किराएदार रहता था। ये 5 सज्जन मध्यम उम्र के थे। उनके परिवार कोलकाता से बाहर किसी गांव या छोटे शहर में रहते थे। ये लोग कोलकाता में नौकरी करते थे। हर शनिवार की शाम को यह अपने घर के लिए रवाना हो जाते और सोमवार की सुबह दफ्तर जाने के लिए वापस आ जाते। ये सभी काफी लंबे समय से इसी मैस में रह रहे थे। हाल ही में उनमें से एक भद्र पुरुष नौकरी से सेवानिवृत्त होकर अपने गांव चले गए थे। उनका खाली हुआ कमरा ही मुझे मिला था,
दफ्तर से लौटने के बाद ये सभी सज्जन एक जगह इकट्ठा होकर पोकर या ब्रिज खेलने लगते। उनकी ऊंची आवाजें, ठहाके और बहस की आवाजें पूरे मैस में गूंजने लगती। अश्विनी बाबू ब्रिज के खेल में काफी माहिर थे। उनके साथी घनश्याम बाबू जब जब हार जाते तब तब हंगामा खड़ा कर देते। शोर शराबा, तर्क वितर्क और कभी कभी तो गाली गलौज तक की नौबत आ जाती। लेकिन ठीक 9 बजे जब महाराज खाने की घंटी बजाता तो जादू की तरह सब शांत हो जाते। सभी अपने खेल की बाजी भूलकर शांति से खाने की मेज पर बैठ जाते। खाना खत्म होते ही सभी अपने अपने कमरों में चले जाते। मैस का यह क्रम बिना किसी बदलाव के बड़े अनुशासन से चलता रहता था। मैं भी धीरे धीरे इस दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। मकान मालिक अनुकूल बाबू का कमरा भी निचली मंजिल पर ही था। वह पेशे से होम्योपैथिक डॉक्टर थे। व्यवहार में बेहद सीधे साधे, मिलनसार और दयालु इंसान थे। संभवतः वह अविवाहित थे क्योंकि घर में कोई परिवार नजर नहीं आता था। वह सभी किराएदारों की जरूरतों का ध्यान रखते। सुबह का नाश्ता, दोनों समय का खाना, सब कुछ बड़ी मुस्तैदी और लगन से व्यवस्थित करते। कोई शिकायत का मौका ही नहीं मिलता था। महीने की पहली तारीख को किराया जमा करवाने के बाद पूरे महीने किसी को कोई परेशानी नहीं होती थी। डॉक्टर अनुकूल बाबू गरीब मरीजों के बीच अपनी दवाओं और इलाज के लिए काफी मशहूर थे। रोजाना सुबह और शाम उनके कमरे के बाहर मरीजों की लंबी कतार लग जाती। वह बेहद कम फीस लेते थे। कभी कभी तो बिल्कुल मुफ्त इलाज कर देते। मरीज के घर जाकर देखने के लिए वह बहुत कम ही जाते थे, और अगर जाते भी थे तो कोई फीस नहीं लेते थे। उनकी इस दयालुता और समर्पण को देखकर मैं भी जल्दी ही उनका प्रशंसक बन गया। रोजाना लगभग 10 बजे तक मैस के सभी किराएदार अपने अपने दफ्तरों के लिए रवाना हो जाते। फिर पूरे मैस में सिर्फ हम दोनों, मैं और अनुकूल बाबू ही रह जाते। अक्सर हम दोपहर का खाना एक साथ खाते। उसके बाद पूरी दोपहर समाचार पत्रों में छपी खबरों, सुर्खियों और घटनाओं पर चर्चा करने में बीत जाती। अनुकूल बाबू हालांकि सीधे साधे स्वभाव के थे, लेकिन उनमें एक खास विशेषता थी। उनकी उम्र 40 साल से ज्यादा नहीं थी और उनके नाम के आगे कोई बड़ी डिग्री भी नहीं लगी थी। फिर भी उनका ज्ञान असीमित था। किसी भी विषय पर उनसे बात करो, चाहे इतिहास हो, विज्ञान हो, साहित्य हो या समाज की समस्याएं, वह इतनी गहराई और सूझबूझ से बात करते कि मैं चकित रह जाता। उनकी बातें सुनते हुए मुझे कई बार आश्चर्य होता था कि इतना ज्ञान उन्होंने कहां से हासिल किया। जब मैं कभी उनकी तारीफ करता तो वह शर्माते हुए विनम्रता से कहते, अरे, दिन भर करने को कुछ खास है नहीं, घर पर ही बैठकर किताबें पढ़ता रहता हूं। जो कुछ भी जानता हूं वह सब इन्हीं किताबों से सीखा है। मुझे उस मैस में रहते कुछ ही महीने हुए थे। एक सुबह लगभग 10 बजे का समय था। मैं अनुकूल बाबू के कमरे में बैठा अखबार पलट रहा था। अश्विनी बाबू ने मुंह में पान ठूंसा और अपने दफ्तर के लिए निकल गए। उनके बाद घनश्याम बाबू आए। उन्होंने डॉक्टर से दांत के दर्द की दवा मांगी, कुछ देर बात की और फिर वह भी चले गए। बाकी के 2 सज्जन भी समय होते होते रवाना हो गए। मैस दिन भर के लिए सुनसान हो गया। बाहर अब भी कुछ मरीज अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। अनुकूल बाबू ने एक एक करके सभी को दवा दी। आखिरी मरीज चला गया तो उन्होंने अपना चश्मा उतारकर माथे पर चढ़ा लिया, गहरी सांस ली और पूछा, आज अखबार में कोई खास खबर है क्या? मैंने कहा, हमारे पड़ोस में कल रात फिर से पुलिस ने छापा मारा है। अनुकूल बाबू मुस्कुराकर बोले, ये तो रोज का किस्सा बन गया है। कहां मारा छापा? बिल्कुल पड़ोस में, मकान नंबर 36, किसी शेख अब्दुल गफूर के घर में। अच्छा, मैं उस आदमी को जानता हूं। वह अक्सर इलाज के लिए मेरे पास आता है। खबर में क्या लिखा है? किस चीज के लिए छापा मारा गया? कोकीन के लिए। ये रहा, पढ़ लीजिए। मैंने दैनिक काल केतु उनके हाथ में थमा दी। अनुकूल बाबू ने चश्मा माथे से नीचे उतारा, नाक पर ठीक से फिट किया और पढ़ने लगे। मैं भी उनकी प्रतिक्रिया देखने के लिए ध्यान से उन्हें देख रहा था। गत रात पुलिस ने हैरिसन रोड स्थित मकान नंबर 36 शेख अब्दुल गफूर के घर पर अचानक छापा मारा। हालांकि छापे में कोई गैरकानूनी सामान नहीं मिला, लेकिन पुलिस को पूरा यकीन है कि इस इलाके में कहीं एक गुप्त ठिकाना है जहां से कोकीन का अवैध व्यापार संचालित होता है। यहां से इस नशीली चीज की सप्लाई पूरे इलाके
और अन्य जगहों पर की जाती है। काफी समय से यह गिरोह बड़ी चालाकी से अपना गैरकानूनी धंधा चला रहा है। यह शर्मनाक बात है कि अब तक इस गुप्त अड्डे का भेद नहीं खुल पाया है और इस गिरोह का मुखिया रहस्य की चादर में ढका बैठा है। अनुकूल बाबू ने अखबार नीचे रखा और कुछ देर सोचते रहे। फिर धीरे से बोले, ये बात सही है। मुझे भी लगता है कि इस इलाके में गैर कानूनी नशीली चीजों का कोई बड़ा गुप्त केंद्र जरूर है। मुझे कभी कभी इसके संकेत भी मिलते हैं। कैसे? मैंने उत्सुकता से पूछा। देखो, इतने सारे मरीज जो मेरे पास आते हैं उनमें से कुछ नशेड़ी होते हैं। नशेड़ी चाहे कितनी भी कोशिश करे, वह डॉक्टर से कोकीन का नशा छुपा नहीं सकता। लेकिन यह अब्दुल गफूर, मुझे नहीं लगता कि वह कोकीन का नशा करता है। तो फिर? मैं जानता हूं कि वह नशा करता है, लेकिन अफीम का? यह उसने खुद मुझे बताया है। मैंने सोचते हुए पूछा, अनुकूल बाबू, इस पड़ोस में इतनी हत्याएं होती हैं, क्या आपको लगता है इसकी कोई खास वजह है? अनुकूल बाबू ने गंभीर स्वर में कहा, इसकी व्याख्या बहुत सरल है। जो लोग गैर कानूनी नशीले पदार्थों का व्यापार करते हैं, उन्हें हमेशा यह डर लगा रहता है कि कहीं वह पकड़े ना जाए। इसलिए अगर कोई भी व्यक्ति उनके रहस्य को जान लेता है, तो उनके पास उसे खत्म करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। उन्होंने थोड़ा रुककर आगे कहा, इसे ऐसे समझो, मान लो कि मैं कोकीन का अवैध धंधा करता हूं और तुम यह जान लेते हो। अब मेरे लिए तुम्हारा जिंदा रहना क्या मुझे सुरक्षा दे पाएगा? अगर तुमने पुलिस के सामने मुंह खोला तो न सिर्फ मुझे जेल जाना पड़ेगा, बल्कि मेरा पूरा व्यापार तबाह हो जाएगा। करोड़ों रुपए का माल जब्त हो जाएगा। क्या मैं यह सब होने दूंगा? यह कहकर वह हल्के से मुस्कुरा दिए। मैंने चकित होकर कहा, लगता है आपने अपराध मनोविज्ञान पर काफी गहरा अध्ययन किया है। हां, उन्होंने सहजता से कहा, यह मेरी दिलचस्पी के विषयों में से एक है। अनुकूल बाबू ने जम्हाई लेते हुए अपनी बाहें फैलाईं और कुर्सी से उठ खड़े हुए। उनकी हड्डियों में हल्की सी चटकन की आवाज आई। मैं भी उठने की तैयारी कर ही रहा था कि अचानक मेरे कमरे की तरफ से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। एक युवा व्यक्ति दरवाजे की दहलीज पर खड़ा था। उसने अंदर कदम रखा। उस नौजवान की उम्र 23-24 साल के आसपास रही होगी। पहली नजर में ही साफ था कि वह पढ़ा लिखा और सुसंस्कृत परिवार से ताल्लुक रखने वाला युवक था। उसका रंग गोरा था, चेहरे पर तीखे नैन नक्श थे, कदकाठी सुडौल थी और आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो बुद्धिमत्ता और जागरूकता की निशानी थी। लेकिन उसकी समग्र हालत देखकर साफ लग रहा था कि वह बुरे दिनों से गुजर रहा है। उसके कपड़े मैले और बेतरतीब थे, मानो कई दिनों से धोए नहीं गए हों। बाल बिखरे हुए थे और ऐसे लग रहे थे जैसे हफ्तों से कंघी नहीं की गई हो। जूते धूल और गर्द से अटे पड़े थे। उसके चेहरे पर बेचैनी और उत्सुकता की मिली जुली छाप थी। उस युवक ने पहले मुझे देखा, फिर अपनी नजर अनुकूल बाबू पर टिकाई। कुछ झिझकते हुए बोला, मुझे पता चला है कि यह एक बोर्डिंग हाउस है। क्या यहां कोई कमरा खाली है? हम दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर उस अजनबी युवक को आश्चर्य से निहारा। अनुकूल बाबू ने धीरे से अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, नहीं, फिलहाल तो सभी कमरे भरे हुए हैं। वैसे आप करते क्या हैं? वह नौजवान थकान से चूर था। उसने बिना पूछे मरीजों के इंतजार करने वाली लकड़ी की बेंच पर धप्प से बैठ गया। गहरी सांस लेते हुए बोला, फिलहाल तो मैं अपनी जिंदगी को किसी तरह चलाने की कोशिश में लगा हूं। नौकरी के लिए यहां वहां आवेदन कर रहा हूं और सिर छुपाने के लिए एक छत की तलाश में भटक रहा हूं। लेकिन इस बदनसीब शहर में एक ढंग का बोर्डिंग हाउस मिलना जैसे असंभव हो गया है। हर जगह हाउसफुल का बोर्ड लगा है। अनुकूल बाबू के चेहरे पर सहानुभूति की लकीरें उभर आईं। उन्होंने नरम आवाज में कहा, सीजन के बीच में कोई जगह मिलना वाकई मुश्किल होता है। आपका नाम क्या है भाई साहब? अतुल चंद्र मित्र। मैं जब से कोलकाता आया हूं तब से नौकरी की तलाश में भटक रहा हूं। जो थोड़ी बहुत रकम मैं अपने गांव से सब कुछ बेचकर लाया था, वह भी अब खत्म होने के कगार पर है। उसकी आवाज में निराशा और हताशा साफ झलक रही थी। मेरे पास अब महज 100 रुपये ही बचे हैं। अगर मुझे दिन में 2 बार खाना पड़ा तो यह रकम भी ज्यादा दिन नहीं चलेगी। इसीलिए मैं एक अच्छा मैस ढूंढ रहा हूं। ज्यादा दिनों के लिए नहीं, बस महीने 20 दिन के लिए। अगर मुझे दोनों वक्त का खाना मिल जाए
और रहने के लिए एक कोना तो मैं खुद को संभाल लूंगा। अनुकूल बाबू के चेहरे पर खेद की रेखा खिंच गई। उन्होंने कहा, मुझे अफसोस है अतुल बाबू, लेकिन मेरे यहां सभी कमरे भरे हुए हैं, कोई जगह खाली नहीं है। अतुल ने एक लंबी भारी सांस छोड़ी। उसके चेहरे पर निराशा की गहरी छाया पड़ गई। वह धीमे से बोला, तो ठीक है, मैं क्या कर सकता हूं, मुझे जाना होगा। शायद पड़ोस की उड़िया बस्ती में कुछ मिल जाए। बस मुझे एक ही चिंता है, कहीं रात में मेरे बचे हुए पैसे चोरी ना हो जाएं। क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है? अनुकूल बाबू पानी लाने के लिए अंदर चले गए। कमरे में सन्नाटा पसर गया। मुझे उस बेसहारा नौजवान पर दया आने लगी। उसकी आंखों में छिपी निराशा और बेबसी मुझे भीतर तक छू गई। थोड़ी झिझक के साथ मैंने आखिरकार कहा, मेरा कमरा काफी बड़ा है, उसमें आराम से 2 लोग रह सकते हैं। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो। मेरी बात पूरी होने से पहले ही अतुल उछलकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। आपत्ति? आप क्या कह रहे हैं साहब? ये तो मेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। उसने तुरंत अपनी जेब से नोटों का एक बंडल निकाला और मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोला, बताइए मुझे कितना देना होगा? आप कृपा करके मेरा किराया अभी ले लीजिए। देखिए, मैं कोई। उसकी बेताबी देखकर मुझे हंसी आ गई। मैंने उसका हाथ रोकते हुए कहा, अरे सब ठीक है, किराए की कोई जल्दी नहीं, आप बाद में दे देना, पहले आराम से आ जाइए। अनुकूल बाबू पानी का गिलास लेकर लौटे। मैंने उन्हें पूरी बात बताई। यह युवक परेशानी में है, मैंने सोचा कि यह फिलहाल मेरे साथ रह सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। अतुल ने कृतज्ञता से भरे स्वर में कहा, इन साहब ने मुझ पर बड़ी मेहरबानी की है, लेकिन मैं आपको ज्यादा समय तक परेशान नहीं करूंगा। अगर मुझे कहीं और कोई इंतजाम मिल गया तो मैं तुरंत चला जाऊंगा। उसने पानी का गिलास एक ही सांस में खत्म किया और मेज पर वापस रख दिया। अनुकूल बाबू ने हैरानी से मुझे देखा, फिर धीरे से मुस्कुराते हुए बोले, आपके कमरे में? खैर, अगर आपको कोई ऐतराज नहीं तो मुझे क्या कहना है, आपके लिए भी अच्छा ही रहेगा, किराया आधा आधा बंट जाएगा। मैंने झट से जवाब दिया, नहीं, यह वजह नहीं है। दरअसल बात यह है कि यह युवक मुश्किल में फंसा हुआ लगता है। डॉक्टर हंस पड़े। हाँ, ऐसा लगता तो है। तो ठीक है अतुल बाबू, जाइए और अपना सामान ले आइए, आपका यहां स्वागत है। जी हाँ, जरूर। मेरे पास वैसे भी ज्यादा सामान नहीं है, बस एक बिस्तर और एक कैनवास का बैग। दोनों मैंने पास के एक होटल के दरबान के पास छोड़ रखे हैं, मैं अभी जाकर ले आता हूं। मैंने कहा, ठीक है, और लौटकर दोपहर का खाना हमारे साथ ही खाइएगा। यह तो और भी बेहतरीन सुझाव है। अतुल ने अपनी कृतज्ञ निगाहों से मुझे धन्यवाद दिया और तेजी से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद कुछ मिनट तक हम दोनों चुपचाप बैठे रहे। अनुकूल बाबू गिलास धोने में व्यस्त हो गए, जैसे किसी गहरी सोच में खो गए हों। मैंने पूछा, क्या सोच रहे हैं डॉक्टर साहब? उन्होंने चौंक कर कहा, नहीं, कुछ खास नहीं। किसी की मुसीबत में मदद करना अच्छा काम है, आपने जो किया बिल्कुल सही किया। लेकिन उन्होंने थोड़ा रुक कर कहा, जैसा कि आप भी वह कहावत जानते होंगे, बिना जाने पहचाने किसी को अपने घर में रख लेना। उन्होंने अपनी बात अधूरी छोड़ दी, फिर खुद ही संभलते हुए बोले, खैर जो भी हो, मुझे लगता है हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। ये कहकर वह उठे और कमरे से बाहर चले गए। अतुल ने उसी दिन से मेरे कमरे में रहना शुरू कर दिया। अनुकूल बाबू ने उसके लिए एक चारपाई मंगवाकर मेरे कमरे में लगवा दी। अतुल दिन में बहुत कम समय कमरे में दिखाई देता, ज्यादातर वक्त वह बाहर ही रहता। सुबह सवेरे नौकरी की तलाश में निकल जाता और देर रात 11 बजे के आसपास लौटता। दोपहर के खाने के बाद भी वह फिर से बाहर निकल जाता, लेकिन जितना भी कम समय वह मैस में बिताता, वह सभी लोगों से दोस्ती कर लेने के लिए काफी था। शाम को कॉमन रूम में सभी किराएदार उसका बेसब्री से इंतजार करते, लेकिन चूंकि अतुल को ताश खेलना नहीं आता था, इसलिए वह थोड़ी देर बैठकर बातें करता और फिर नीचे जाकर डॉक्टर से गपशप करने लगता। मुझसे अतुल की दोस्ती बहुत जल्दी हो गई। हम दोनों लगभग हमउम्र थे, इसलिए हमारे बीच की औपचारिकताएं जल्दी ही खत्म हो गईं। अतुल के आने के बाद पहला हफ्ता शांति से बीत गया, लेकिन उसके बाद मैस में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं।
एक शाम का वक्त था। मैं और अनुकूल बाबू उनके कमरे में बैठकर बातें कर रहे थे। मरीजों की भीड़ अब घट चुकी थी। इक्का दुक्का मरीज अब भी आ रहे थे। अनुकूल बाबू उन्हें दवा देते जा रहे थे और साथ साथ अपने कैश बॉक्स को संभालते हुए हमसे बातें भी कर रहे थे। उस वक्त पूरे इलाके में तनाव का माहौल था। अफवाहों का बाजार गर्म था। वजह यह थी कि पिछली रात हमारे मेस के सामने वाले मैदान में एक हत्या हो गई थी। लाश सुबह मिली थी। अफवाह इसलिए और ज्यादा गर्म थी क्योंकि मारे गए व्यक्ति की पहचान के मुताबिक वह एक गरीब तबके का बंगाली आदमी लगता था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसकी धोती के फेंटे में हजार हजार के नोटों की एक मोटी गड्डी छिपी हुई मिली थी। डॉक्टर का मानना था यह सब कोकीन की तस्करी से जुड़ा हुआ है। अगर हत्या पैसों के लिए की गई होती तो क्या मारने वाला उस गड्डी को वहीं छोड़ देता? जरूर वह आदमी कोकीन खरीदने आया होगा और शायद उससे तस्करों के अड्डे के कुछ राज पता चल गए होंगे। हो सकता है उसने पुलिस में जाने की धमकी दी हो या फिर ब्लैकमेल करने की कोशिश की हो। तो फिर डॉक्टर ने अपनी बात बीच में ही रोक दी। अतुल ने घबराई हुई आवाज में कहा, मैं ये सब नहीं जानता साहब, मैं तो डर गया हूं। आप लोग इस खतरनाक इलाके में कैसे रहते हैं? अगर मुझे पहले पता होता तो। डॉक्टर हंस पड़े। तो क्या करते? ज्यादा से ज्यादा पड़ोस की उड़िया बस्ती में चले जाते, है ना? लेकिन देखिए, हमें कोई डर नहीं लगता। मैं इस इलाके में पिछले लगभग 10 वर्षों से रह रहा हूं। मैंने कभी किसी के मामले में दखल नहीं दिया। मुझे आज तक कोई परेशानी नहीं हुई। अतुल ने आहिस्ता से पूछा। अनुकूल बाबू, मुझे यकीन है कि आपको भी कुछ रहस्यों की जानकारी होगी, है ना? अचानक हमें एक आवाज सुनाई दी। हमने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि अश्विनी बाबू दरवाजे की दरार से झांककर हमारी बातें सुन रहे थे। उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, चेहरा पीला पड़ गया था। मैंने पूछा, क्या बात है अश्विनी बाबू, आप यहां नीचे इस वक्त क्या कर रहे हैं? अश्विनी बाबू घबरा गए। वह बुदबुदाने लगे, नहीं, कुछ नहीं, मुझे बीड़ी चाहिए थी। ये कहकर वह तेजी से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चले गए। हम तीनों ने एक दूसरे को देखा। हम सभी में बुजुर्ग अश्विनी बाबू के लिए काफी सम्मान था, लेकिन उनका इस तरह चुपके से हमारी बातें सुनना थोड़ा अजीब लगा। जब हम रात के खाने पर बैठे तो पता चला कि अश्विनी बाबू पहले ही खाना खा चुके हैं और अपने कमरे में चले गए हैं। खाना खाने के बाद मैंने हमेशा की तरह अपना चुरुट सुलगाया और अपने कमरे की तरफ चल दिया। कमरे में पहुंचकर मैंने देखा कि अतुल जमीन पर केवल तकिया लगाकर लेटा हुआ है। मुझे थोड़ी हैरानी हुई। अभी इतनी गर्मी भी नहीं पड़ी थी कि फर्श पर सोया जाए। कमरे में अंधेरा था। अतुल भी चुपचाप लेटा हुआ था। मुझे लगा कि शायद वह थककर सो गया है। लाइट जलाने से वह जाग जाएगा, इसलिए मैंने रोशनी नहीं की। पढ़ना या लिखना तो अब मुमकिन नहीं था। चुरुट पीने की आदत को मैं कमरे में टहलते हुए पूरा करना चाहता था। इतने में मुझे अश्विनी बाबू की याद आई। मुझे लगा कि मुझे जाकर देखना चाहिए। हो सकता है उनकी तबीयत ठीक ना हो। उनका कमरा मेरे कमरे से 2 कमरे छोड़कर था। मैं उनके कमरे के पास पहुंचा। दरवाजा खुला हुआ था। मैंने आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उत्सुकतावश मैं अंदर घुसा। दरवाजे के पीछे लाइट का स्विच था। मैंने स्विच दबाकर रोशनी की। कमरा एकदम खाली था। मैंने खिड़की के बाहर झांक कर देखा। अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वह इतनी रात में गए तो गए कहां? अचानक मुझे ख्याल आया, हो सकता है वह नीचे डॉक्टर से कोई दवा लेने गए हों। यह सोचकर मैं तेजी से नीचे गया। डॉक्टर का दरवाजा अंदर से बंद था। शायद वह सो गए थे। मैं दरवाजे के बाहर असमंजस में खड़ा रहा। मैं वापस जा ही रहा था कि मुझे अंदर से कुछ आवाजें सुनाई दी। अश्विनी बाबू ऊंची आवाज में कुछ कह रहे थे। पहले तो मेरे मन में आया कि मैं उनकी बातें सुनूं। फिर अपने ऊपर नियंत्रण करते हुए मैंने सोचा कि शायद अश्विनी बाबू अपनी बीमारी के बारे में डॉक्टर को बता रहे हों। मुझे यह सब नहीं सुनना चाहिए। मैं चुपचाप सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे में वापस आ गया। मैंने देखा कि अतुल अभी भी उसी तरह फर्श पर लेटा हुआ है। मेरे अंदर आते ही उसने गर्दन उठाकर पूछा, अश्विनी बाबू अपने कमरे में नहीं है ना? उसकी बात सुनकर मैं चौंक गया। नहीं, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम? तुम सोए नहीं क्या? हाँ, वह नीचे डॉक्टर के पास हैं।
तुम्हें यह कैसे पता? इसके लिए बस एक काम करने की जरूरत है। फर्श पर लेट जाइए और अपने कान तकिए से लगा दीजिए। क्या तुम पागल हो गए हो? मैं पागल नहीं हूं, बिल्कुल ठीक हूं। जरा आप कोशिश करके देखिए। उत्सुकतावश मैंने भी फर्श पर लेटकर तकिए से अपना कान लगा दिया। कुछ पल बाद मुझे दोनों की आवाजें साफ साफ सुनाई देने लगी। तभी मुझे अनुकूल बाबू की तेज आवाज सुनाई दी। वह कह रहे थे, लगता है आप उत्सुकता में जरूरत से ज्यादा बेचैन हो गए हैं। अनुकूल बाबू की आवाज शांत और संयमित थी। उन्होंने धीरे से कहा, यह कुछ नहीं है। आपका मन आपको धोखा दे रहा है। गहरी नींद में कभी कभी ऐसा हो जाता है। मैं आपको एक दवा दे रहा हूं, इसे लेकर चैन से सो जाइए। सुबह अगर फिर भी आपको कुछ अजीब लगे तो आप जो चाहें कर लीजिएगा। डॉक्टर का जवाब कुछ अधूरा और अस्पष्ट सा लग रहा था। नीचे से कुर्सी खिसकने की आवाज आई। लगा कि दोनों उठ गए हैं। मैं झटके से फर्श से उठा। मन में बड़बड़ाया, मैं तो ये भूल ही गया था कि डॉक्टर का कमरा ठीक हमारे नीचे है। मैंने अतुल की ओर मुड़कर पूछा, लेकिन तुम्हारा क्या ख्याल है? मामला क्या है? अश्विनी बाबू को हुआ क्या है? अतुल ने जम्हाई लेते हुए लापरवाही से कहा, कौन जाने, बहुत रात हो गई है, चलो अब सोते हैं। शंका को दूर करने के लिए मैंने एक सवाल और पूछा, वैसे तुम फर्श पर क्यों लेटे हुए थे? अतुल ने आंखें मलते हुए जवाब दिया, पूरा दिन सड़कों पर भटकता रहा, बहुत थक गया था। फर्श ठंडा लग रहा था, इसलिए वहीं लेट गया। लेकिन आपके आने से पहले ही नीचे से आवाजें कानों में पड़ने लगीं और मैं जाग गया। तभी मुझे सीढ़ियों पर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। अश्विनी बाबू ऊपर आ रहे थे। उनके जूतों की आवाज धीमी लेकिन स्पष्ट थी। वह अपने कमरे में घुसे। दरवाजा बंद होने की आवाज गूंजी। मैंने अपनी घड़ी की तरफ देखा। रात के 11 बज रहे थे। अतुल भी सो चुका था। पूरा मैस अब शांत हो गया था। मैं लेटे लेटे अश्विनी बाबू के बारे में सोचता रहा। उनका व्यवहार अजीब था। कुछ देर बाद मेरी भी आंख लग गई। सुबह की पहली किरणें खिड़की से अंदर आईं तो अतुल ने मुझे झकझोर कर जगाया। घड़ी में 7 बज रहे थे। अरे भाई उठो, यहां कुछ गड़बड़ है। मैं नींद में ही बड़बड़ाया, क्यों, क्या हुआ? अश्विनी बाबू अपना कमरा नहीं खोल रहे। आवाज देने पर भी कोई जवाब नहीं दे रहे। पता नहीं उन्हें क्या हुआ है। चलो चलकर देखते हैं। अतुल तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। मैं भी उसके पीछे पीछे गया। देखा तो सभी किराएदार अश्विनी बाबू के कमरे के सामने इकट्ठा हो गए थे। हर कोई ऊंची आवाज में बोल रहा था। तरह तरह के अनुमान लगाए जा रहे थे। कोई दरवाजा जोर जोर से पीट रहा था। अनुकूल बाबू भी नीचे से दौड़े दौड़े आए। सभी लोग बहुत उत्सुक और परेशान दिख रहे थे। अश्विनी बाबू को इतनी देर तक सोने की आदत नहीं थी, और अगर सो भी रहे थे तो क्या इतना शोर शराबा करने पर भी उनकी नींद नहीं खुली थी। अतुल ने अनुकूल बाबू के पास जाकर कहा, देखिए, हमें दरवाजा तोड़ देना चाहिए। मुझे लगता है कुछ गंभीर मामला है। अनुकूल बाबू ने घबराहट में हामी भरी। हां, अब और कोई चारा नहीं बचा। संभव है वह बेहोश हो गए हों, वरना इतना शोर सुनकर भी जवाब क्यों नहीं दे रहे। हमें देर नहीं करनी चाहिए। कृपया सब मिलकर दरवाजा तोड़ दीजिए। दरवाजा मोटी लकड़ी का था, लगभग 1.5 इंच मोटा। उसमें एक मजबूत येल ताला लगा हुआ था। लेकिन जब अतुल के साथ कई और लोगों ने एक साथ जोर का धक्का मारा तो ताला एक तेज आवाज के साथ टूट गया। दरवाजा धड़ाम से खुल गया। जो दृश्य हमारे सामने था उसे देखकर हम सब की सांसें थम गईं। डर और दहशत से हमारी रूहें कांप उठीं। अश्विनी बाबू कमरे के फर्श पर पीठ के बल लेटे हुए थे। उनका गला एक छोर से दूसरे छोर तक कटा हुआ था। खून की गहरी धार फर्श पर उनके सिर के नीचे से बहकर कंधों के नीचे तक फैल गई थी। वह लाल मखमल के टुकड़े जैसी दिख रही थी। उनके दाहिने हाथ की उंगलियों के नीचे खून से सना हुआ एक रेजर ब्लेड पड़ा था। वह एक दुष्ट हथियार की तरह हमारी आंखों को चुनौती दे रहा था। हम सब जड़वत खड़े रह गए, जैसे पत्थर की मूर्तियां बन गई हों। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर अतुल और अनुकूल बाबू दोनों ने एक साथ कमरे में कदम रखा। अनुकूल बाबू ने घृणा और चिंता से भरी नजरों से लाश को देखा। उनकी आवाज कांप रही थी। वह बड़बड़ाए, हे भगवान, यह क्या भयानक दृश्य है। अश्विनी बाबू ने अपनी ही जान ले ली, लेकिन अतुल की नजर लाश पर नहीं थी।
उसकी आंखें तेजी से कमरे की हर चीज को देख रही थीं, हर कोने को स्कैन कर रही थीं। उसने पहले चारपाई को गौर से देखा, फिर सड़क की तरफ खुलने वाली खिड़की से झांक कर बाहर देखा। फिर वह हमारे पास आया और धीमी आवाज में बोला, यह आत्महत्या नहीं है, यह हत्या है, एक घिनौनी हत्या। मैं पुलिस को बुलाने जा रहा हूं। कृपया कोई भी किसी चीज को हाथ न लगाए। अनुकूल बाबू ने हैरानी से पूछा, क्या कह रहे हैं अतुल बाबू? हत्या? लेकिन दरवाजा तो अंदर से बंद था। उन्होंने खून से लथपथ रेजर की ओर इशारा करते हुए कहा, और फिर देखिए, यह हथियार तो उनके हाथ में ही है। अतुल ने दृढ़ता से सिर हिलाया। यह जो भी हो, लेकिन यह हत्या है। आप सब यहीं रुकिए, मैं अभी पुलिस को लेकर आता हूं। वह तेजी से बाहर की ओर भागा। अनुकूल बाबू ने अपना सिर दोनों हाथों में पकड़ लिया। वह बड़बड़ाए, हे भगवान, यह सब मेरे ही घर में होना था। थोड़ी देर बाद पुलिस आ गई। इंस्पेक्टर ने हम सभी से पूछताछ की। नौकर और महाराज से भी सवाल किए गए, लेकिन किसी के बयान से यह साफ नहीं हो पाया कि अश्विनी बाबू की मौत क्यों हुई। अश्विनी बाबू एक सीधे साधे भले इंसान थे। मैस और दफ्तर के अलावा उनकी कोई और दोस्ती नहीं थी। वह हर शनिवार अपने गांव जाते थे। पिछले 10-12 सालों से यह क्रम कभी नहीं टूटा था। पिछले कुछ समय से उन्हें मधुमेह की बीमारी थी। बस इतनी ही जानकारियां मिल पाईं। जब डॉक्टर ने अपना बयान दिया तो उनके शब्दों ने इस रहस्य को और गहरा बना दिया। अश्विनी बाबू मेरे मैस में पिछले 12 सालों से रह रहे थे। उनका घर बर्दवान जिले के हरिहरपुर गांव में है। वह एक व्यापारिक कंपनी में काम करते थे। वहां उनकी तनख्वाह 130 रुपये महीना थी। इतनी कम आमदनी में कोलकाता में पूरे परिवार के साथ रहना नामुमकिन था, इसलिए वह अकेले ही मैस में रहते थे। डॉक्टर ने आगे कहा, जहां तक मैं जानता हूं, अश्विनी बाबू बेहद सीधे साधे और जिम्मेदार इंसान थे। वह उधार लेने में विश्वास नहीं करते थे, इसलिए उन पर कोई कर्ज नहीं था। जहां तक मुझे पता है, उन्हें किसी नशे की लत नहीं थी। मैस का हर व्यक्ति इस बात की तस्दीक कर सकता है। उनके पूरे प्रवास में मैंने उनमें कभी कोई संदिग्ध व्यवहार नहीं देखा। पिछले कुछ महीनों से उन्हें मधुमेह की शिकायत थी, इसलिए मैं उनका इलाज कर रहा था, लेकिन मैंने कभी उनमें कोई मानसिक विकार का संकेत नहीं पाया। डॉक्टर ने गहरी सांस ली। कल पहली बार मैंने उनका व्यवहार कुछ असामान्य पाया। कल सुबह लगभग 9:15 बजे मैं अपने कमरे में बैठा था। अचानक अश्विनी बाबू अंदर आए और बोले, डॉक्टर, मैं प्राइवेट में आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। मैंने हैरानी से उन्हें देखा। वह काफी परेशान दिख रहे थे। मैंने पूछा, क्या बात है? उन्होंने चारों तरफ देखा और धीमे से बोले, अभी नहीं, फिर कभी, और जल्दबाजी में अपने दफ्तर के लिए निकल गए। शाम को अजीत बाबू, अतुल बाबू और मैं बातें कर रहे थे। तभी अजीत बाबू ने पीछे मुड़कर देखा कि अश्विनी बाबू दरवाजे के पीछे छुपकर हमारी बातें सुन रहे हैं। जब हमने उन्हें पुकारा तो वह कुछ बहाना बनाकर तेजी से चले गए। हम सब हैरान थे कि उन्हें क्या हो गया है। डॉक्टर ने आगे कहा, फिर लगभग रात 10 बजे वह मेरे कमरे में आए। उनके चेहरे से साफ दिख रहा था कि उनके दिमाग में कोई तूफान चल रहा है। उन्होंने अंदर घुसते ही दरवाजा बंद कर लिया। कुछ देर तक वह बुदबुदाते रहे। पहले बोले कि उन्हें भयानक सपने आ रहे हैं, फिर बोले कि उन्हें कुछ खतरनाक रहस्यों का पता चला है। मैंने उन्हें शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह उत्तेजना में बोलते ही गए। आखिरकार मैंने उन्हें नींद की दवा देकर कहा कि आज रात इसे लेकर सो जाएं। कल सुबह मैं आपकी सारी बातें सुनूंगा। वह दवा लेकर ऊपर अपने कमरे में चले गए। यह आखिरी बार था जब मैंने उन्हें जिंदा देखा था, और फिर सुबह यह हो गया। डॉक्टर ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, मुझे उनके मानसिक संतुलन के बारे में शक जरूर हुआ था, लेकिन मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि यह क्षणिक बेचैनी उन्हें अपनी ही जान लेने पर मजबूर कर देगी। जब अनुकूल बाबू ने अपना बयान पूरा किया तो इंस्पेक्टर ने पूछा, तो आपकी राय यह है कि यह आत्महत्या है? अनुकूल बाबू ने जवाब दिया, और क्या हो सकता है? फिर भी अतुल बाबू का कहना है कि यह आत्महत्या नहीं है। शायद इस विषय पर वह मुझसे ज्यादा जानते हैं, वही बताएंगे अपने विचार। इंस्पेक्टर ने अतुल की ओर मुड़कर पूछा, अतुल बाबू, आप ही हैं ना? क्या आपके पास कोई ठोस वजह है जिसके आधार पर आप मानते हैं कि यह आत्महत्या नहीं है?
जी हां, कोई भी इंसान अपना गला इतने भयानक तरीके से नहीं काट सकता। आपने लाश देखी है, जरा सोचिए, यह असंभव है। इंस्पेक्टर कुछ पल सोचता रहा, फिर उसने सवाल किया, क्या आपको कोई अंदाजा है कि कातिल कौन हो सकता है? नहीं। क्या आप सोच सकते हैं कि हत्या के पीछे मकसद क्या हो सकता है? अतुल ने खिड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा। यह खिड़की ही हत्या की वजह है। इंस्पेक्टर ने चौंक कर पूछा, खिड़की हत्या की वजह है? आपका मतलब है कि कातिल इस खिड़की से अंदर आया? नहीं, कातिल दरवाजे से ही अंदर घुसा था। इंस्पेक्टर ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, शायद आपको याद नहीं है कि दरवाजा अंदर से बंद था। मुझे याद है। इंस्पेक्टर ने थोड़े मजाकिया अंदाज में पूछा, तो क्या अश्विनी बाबू ने हत्या के बाद खुद ही दरवाजा बंद कर दिया? जी नहीं, कातिल ने हत्या के बाद कमरे से बाहर आकर दरवाजा बंद कर दिया। यह कैसे संभव है अतुल बाबू? अतुल मुस्कुराया, बड़ा आसान है, जरा शांति से सोचिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। इस बातचीत के बीच अनुकूल बाबू ने दरवाजे को दोनों तरफ से ध्यान से देखा। फिर उन्होंने कहा, यह बात बिल्कुल सही है, एकदम सही। इस दरवाजे को अंदर और बाहर दोनों तरफ से आसानी से बंद किया जा सकता है। हम लोगों ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। देखिए, इसमें यह खास किस्म का लॉक लगा हुआ है। अतुल ने समझाते हुए कहा, अगर आप बाहर से इस दरवाजे को लॉक कर दें तो फिर इसे अंदर से खोले बिना यह खुल नहीं सकता। इंस्पेक्टर एक अनुभवी व्यक्ति था। वह गहरी सोच में डूब गया। अपनी ठुड्डी पर उंगली रखकर धीरे धीरे थपथपाते हुए बोला, यह संभव है, लेकिन एक बात अब भी अधूरी है। क्या इसका कोई सबूत है कि अश्विनी बाबू ने रात को दरवाजा खुला ही छोड़ दिया था? अतुल ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, सच तो यह है कि उन्होंने दरवाजा लॉक कर दिया था। इसका सबूत भी है। मैंने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा, यह बिल्कुल सही है, मैंने खुद दरवाजा बंद होने की आवाज सुनी थी। इंस्पेक्टर ने कहा, तो ठीक है, तब यह नामुमकिन लगता है कि अश्विनी बाबू उठकर अपने कातिल के लिए खुद दरवाजे खोलेंगे, है कि नहीं? अतुल बोला, नहीं, वह दरवाजा नहीं खोलेंगे, लेकिन शायद आपको याद हो कि अश्विनी बाबू पिछले कुछ महीनों से एक बीमारी से जूझ रहे थे। बीमारी? ओह, इंस्पेक्टर के चेहरे पर एहसास की लकीर खींच गई। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अतुल बाबू, ये बात तो मेरे दिमाग से निकल ही गई थी। फिर इंस्पेक्टर ने बड़े इत्मीनान से उसकी ओर मुड़कर कहा, मैं देख रहा हूं कि आप काफी बुद्धिमान व्यक्ति हैं। क्यों नहीं पुलिस में भर्ती हो जाते? पुलिस में आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। फिर इंस्पेक्टर की आवाज में गंभीरता आ गई, लेकिन मामला अब भी उलझा हुआ है और उलझता ही जा रहा है। अगर यह वाकई हत्या है तो साफ है कि कातिल बेहद चालाक है। उसने एक पल रुककर सभी को देखा। क्या आप लोगों को यहां किसी पर शक है? उसने एक एक करके हम सबको देखना शुरू किया। उसकी पैनी नजरें हर चेहरे को परख रही थीं। हम सभी ने अपना सिर हिलाकर इनकार कर दिया। अनुकूल बाबू ने कहा, देखिए सर, आप शायद जानते होंगे कि इस इलाके में आए दिन हत्या होना कोई बड़ी बात नहीं है। अभी परसों ही एक हत्या इस घर के ठीक सामने हुई थी। मेरा मानना है कि यह सारी हत्याएं आपस में जुड़ी हुई हैं। अगर एक का राज खुल जाए तो सभी का रहस्य उजागर हो जाएगा, और यह तभी हो सकता है जब हम वास्तव में अश्विनी बाबू की मौत को हत्या मानकर चलें। इंस्पेक्टर ने सहमति जताते हुए कहा, यह बात तो सही है, लेकिन अगर हम इसके साथ दूसरी हत्याओं को सुलझाने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है यह जांच कभी खत्म ही नहीं होगी। अतुल ने फिर कहा, अगर आप इस हत्या की तह तक जाना चाहते हैं तो केवल इस खिड़की पर ध्यान केंद्रित कीजिए। थके हुए शब्दों में इंस्पेक्टर ने जवाब दिया, हमें एक नहीं, सभी पहलुओं पर विचार करना होगा अतुल बाबू। मुझे अब आप लोगों के कमरों की तलाशी लेनी है। ऊपर और नीचे सभी कमरों की पूरी छानबीन की गई। हर कोना, हर अलमारी, हर दराज खोलकर देखा गया, लेकिन कहीं से भी हत्या की गुत्थी सुलझाने का कोई सुराग नहीं मिल पाया। अश्विनी बाबू के कमरे की भी विस्तृत जांच हुई। वहां कुछ साधारण चिट्ठियों और पत्रों के अलावा कुछ खास नहीं मिला। रेजर की खाली डिब्बी चारपाई के नीचे पड़ी मिली। हम सभी जानते थे कि अश्विनी बाबू अपनी दाढ़ी खुद बनाते थे, इसलिए उस डिब्बी को पहचानने में कोई मुश्किल नहीं हुई। लाश को पहले ही उठवाकर ले जाया जा चुका था।
इसके बाद उनके कमरे को बंद करके सील कर दिया गया। अपना काम पूरा करके इंस्पेक्टर दोपहर लगभग 1:30 वहां से चला गया। अश्विनी बाबू के परिवार को तार से खबर कर दी गई थी। शाम तक उनका बेटा और कुछ करीबी रिश्तेदार आ गए। वे सभी इस दुर्घटना से बुरी तरह व्यथित थे। हालांकि हम लोगों का अश्विनी बाबू से कोई खूनी रिश्ता नहीं था, फिर भी हम में से हर एक सदस्य इस घटना से शोक संतप्त था। इसके अलावा हम लोग भी जान के खतरे से सहमे हुए थे। अगर यह घटना हमारे साथी के साथ हो गई है तो हमारे साथ भी हो सकती है। पूरा दिन इसी उधेड़बुन में गुजर गया। रात में सोने से पहले मैं डॉक्टर के पास गया। उनके चेहरे पर अब भी गंभीरता छाई हुई थी। पूरे दिन की घटनाओं ने उनके शांत और स्थिर चेहरे पर थकान और चिंता की गहरी रेखाएं उकेर दी थीं। मैं उनके पास बैठ गया और बोला, मेरे ख्याल से मैस का हर सदस्य किसी दूसरी जगह जाने के बारे में सोच रहा है। अनुकूल बाबू ने एक उदास मुस्कान के साथ कहा, इनका इसमें क्या दोष है? अजीत बाबू, कौन चाहेगा ऐसी जगह रहना जहां इस तरह की भयानक घटनाएं होती हों? लेकिन मैं अब तक यही सोच रहा हूं कि यह वास्तव में हत्या है या नहीं, क्योंकि यह तय है कि कोई बाहरी व्यक्ति तो यह कर नहीं सकता। उन्होंने थोड़ा रुक कर कहा, जो कुछ हुआ है उसे देखकर तो यही लगता है, क्योंकि कातिल पहली मंजिल तक पहुंचेगा कैसे? आप सभी जानते हैं कि मैस का दरवाजा रात को अंदर से बंद कर दिया जाता है, इसलिए बाहर का कोई आदमी अंदर आकर सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता। डॉक्टर की आवाज में तर्क की धार थी। फिर अगर मान भी लिया जाए कि कातिल असंभव को संभव बनाने में कामयाब हो गया, तो उसे अश्विनी बाबू के कमरे में रेजर ब्लेड कैसे मिल गया? क्या ऐसा नहीं लगता कि संभावना को जरूरत से ज्यादा महत्व दिया जा रहा है? यह सब साबित करता है कि इस अपराध में बाहरी व्यक्ति का हाथ नहीं है। उन्होंने गहरी सांस ली। ऐसी स्थिति में यह काम मैस में रहने वालों को छोड़कर और किसका हो सकता है? हम लोगों में से कौन हो सकता है जो अश्विनी बाबू की जान लेना चाहेगा? डॉक्टर ने थोड़ा रुककर कहा, अलबत्ता अतुल बाबू जरूर नए हैं। उनके बारे में हम लोग ज्यादा कुछ जानते नहीं हैं। मैं चौंक गया। मेरे मुंह से अनायास निकल गया, अतुल? अरे नहीं नहीं, यह मुमकिन नहीं। भला अतुल बाबू क्यों अश्विनी बाबू की जान लेंगे? डॉक्टर ने शांति से कहा, आपकी यही प्रतिक्रिया इस बात को और भी स्पष्ट कर देती है कि यह काम मैस के किसी भी व्यक्ति का नहीं हो सकता। तो फिर केवल एक ही संभावना बचती है कि उन्होंने खुद ही अपनी जान ले ली हो, है ना? मैंने कहा, लेकिन आत्महत्या का भी तो कोई कारण होना चाहिए। डॉक्टर ने धीरे से कहा, मैं भी यही सोचता रहा हूं। आपको याद है, मैंने कुछ दिन पहले आपसे कहा था कि इस इलाके में कोकीन की तस्करी का कोई गुप्त अड्डा है। कोई नहीं जानता कि उसका सरगना कौन है। उन्होंने आहिस्ता से कहा, अब सोचिए कि अगर अश्विनी बाबू उस अड्डे के मुखिया थे। मैंने आश्चर्य और उदासी से भरकर कहा, क्या यह कैसे हो सकता है? डॉक्टर ने जवाब दिया, दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। इसके विपरीत इस शक में मेरा विश्वास और गहरा हो जाता है जब मैं अश्विनी बाबू की उन बातों पर ध्यान देता हूं जो कल रात वह मुझसे कर रहे थे। वह खुद से ही घबराए हुए लग रहे थे। जब कोई इंसान खुद ही दहशत में होता है तो अक्सर अपना मानसिक संतुलन खो देता है। क्या पता इन सब वजहों से उन्होंने आत्महत्या कर ली? डॉक्टर ने मुझे देखते हुए कहा, जरा सोचने की कोशिश कीजिए, क्या ये सब कारणों की स्पष्ट व्याख्या नहीं करता? मेरा दिमाग इन दलीलों को सुन सुनकर चकराने लगा था। मैंने कहा, मैं नहीं जानता अनुकूल बाबू, मैं इन सब बातों से कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूं। मेरे विचार से आपको अपने इस शक की चर्चा पुलिस से करनी चाहिए। डॉक्टर उठकर बोले, मैं कल करूंगा। जब तक यह मामला सुलझ नहीं जाता मुझे चैन नहीं मिलेगा। उसके बाद 2 दिन और गुजर गए। इस दौरान बार बार पुलिस और सीआईडी के अलग अलग अफसरों का आना और बार बार पूछताछ करना, इन सब ने हमारे पहले से ही परेशान दिनों को और भी दुर्भर बना दिया। मैस का हर सदस्य जल्द से जल्द अपना सामान लेकर यहां से जाने के लिए तैयार बैठा था, लेकिन पहल करने से डर रहा था। सभी के मन में यह बात थी कि मैस को जल्दी छोड़ना पुलिस की नजर में शक पैदा कर सकता था। अब तक यह साफ होता जा रहा था कि संदेह की सुई मैस के किसी एक व्यक्ति की ओर झुक रही थी, लेकिन हम लोगों को अंदाजा नहीं हो पा रहा था कि वह व्यक्ति कौन हो सकता है।
कभी कभी क्षणिक भय से दिल की धड़कनें तेज हो जाती थीं। कहीं वह व्यक्ति मैं तो नहीं हूं। एक दिन सुबह मैं और अतुल डॉक्टर के कमरे में अखबार पढ़ रहे थे। अनुकूल बाबू के लिए दवाओं का एक बड़ा पैकेट आया था। वह उन्हें खोलकर बड़ी सावधानी से अपने शेल्फ पर लगा रहे थे। पैकेट पर अमेरिकी डाक टिकट लगे हुए थे। डॉक्टर कभी देशी दवाओं का इस्तेमाल नहीं करते थे। जब भी उन्हें जरूरत होती वह अमेरिका या जर्मनी से मंगवाते थे। लगभग हर महीने उनके लिए समुद्री जहाज से दवाओं के पैकेट आते थे। अतुल ने अखबार पढ़कर रख दिया और पूछा, अनुकूल बाबू, आप दवाएं विदेशों से ही क्यों मंगवाते हैं? क्या देशी दवाएं अच्छी नहीं होती? उसने शुगर मिल्क की एक बड़ी बोतल उठाकर निर्माता का नाम पढ़ा, एरिक एंड हैवल। क्या यह मार्केट में सबसे बेहतरीन है? हाँ। अच्छा बताइए, क्या होम्योपैथी वाकई बीमारी का इलाज करती है? मुझे थोड़ा संदेह होता है। भला पानी की एक बूंद कैसे इलाज कर सकती है? डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या मैं समझूं कि ये सब लोग जो दवा लेने आते हैं बीमारी का नाटक करते हैं? अतुल ने जवाब दिया, शायद इलाज प्राकृतिक रूप से होता है, लेकिन उसका श्रेय दवा को दे दिया जाता है। विश्वास अपने आप में ही इलाज है। डॉक्टर केवल मुस्कुराकर रह गए। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद उन्होंने सवाल किया, अखबार में हमारे इस घर का कहीं नाम आया है? हां, आया है। मैंने जोर से पढ़ना शुरू किया। श्री अश्विनी चौधरी की दुर्भाग्यपूर्ण हत्या का रहस्य अभी तक सुलझ नहीं पाया है। अब सीआईडी ने यह केस अपने जिम्मे ले लिया है। बताया जाता है कि कुछ अहम तथ्यों का पता चला है। अनुमान है कि अपराधी को जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बकवास, डॉक्टर ने व्यंग्य से कहा। यह लोग जब तक चाहें उम्मीद की आस लगाए बैठे रहे। अचानक डॉक्टर ने मुड़कर देखा और बोले, ओह, इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर ने कमरे में प्रवेश किया। उसके पीछे पीछे 2 सिपाही थे। वही पुराना इंस्पेक्टर था। बिना किसी बातचीत के वह सीधा अतुल के पास गया। उसने कड़क आवाज में कहा, आपके नाम वारंट है। आपको हमारे साथ पुलिस चौकी चलना होगा। कृपया कोई बाधा न डालें। कोई भी कोशिश बेकार होगी। रामधनी सिंह, हथकड़ी लगाओ। एक सिपाही तेजी से आगे बढ़ा। उसने अपना काम बड़ी कुशलता से पूरा कर दिया। खनक की आवाज के साथ हथकड़ी अतुल की कलाइयों में बंद हो गई। हम सभी भय और सदमे से उठ खड़े हुए। अतुल चिल्लाया, ये क्या है? ये सब क्या हो रहा है? इंस्पेक्टर ने ठंडी आवाज में कहा, अतुल चंद्र मित्र, आपको अश्विनी चौधरी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। इंस्पेक्टर ने हम दोनों की ओर देखते हुए पूछा, क्या आप दोनों पुष्टि कर सकते हैं कि यही अतुल चंद्र मित्र है? दहशत और सदमे से गुजरते हुए हम दोनों ने धीरे से अपना सिर हिला दिया। अतुल के होंठों पर हल्की सी मुस्कान तैर गई। उसने शांत स्वर में कहा, तो आपका शक आखिरकार मुझ पर ही आकर टिक गया। ठीक है, मैं आपके साथ थाने चलता हूं। फिर उसने मेरी ओर देखा, अजीत, घबराना नहीं, मैं निर्दोष हूं। बाहर एक पुलिस वैन आकर मैस के दरवाजे पर रुकी। उसके इंजन की गड़गड़ाहट पूरी गली में गूंज रही थी। सिपाहियों ने अतुल को पकड़कर वैन में बिठा दिया। लोहे का दरवाजा धड़ाम से बंद हुआ। फिर वैन की आवाज धीरे धीरे दूर होती चली गई। डॉक्टर के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। उनके पीले पड़े चेहरे से शब्द फूटे, तो वह अतुल बाबू ही निकले। कितना अजीब है। चेहरा देखकर किसी की असली प्रकृति का अंदाजा लगाना नामुमकिन है। मैं तो जैसे शब्दहीन हो गया था। अतुल एक हत्यारा? इतने दिनों साथ रहते हुए मुझे उससे एक गहरा लगाव हो गया था। उसके नरम स्वभाव और मधुर व्यवहार से मैं बेहद प्रभावित था। और वही अतुल, एक खौतिल। मुझे सच में बहुत बड़ा झटका लगा था। अनुकूल बाबू ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, इसीलिए तो कहा जाता है कि किसी अनजान व्यक्ति को पनाह देते समय 2 बार सोचना चाहिए। लेकिन कौन जानता था कि वह इतना। उन्होंने अपनी बात बीच में ही छोड़ दी। मेरा मन बेहद अशांत हो रहा था। मैं तुरंत कुर्सी से उठा और अपने कमरे में चला गया। जोर से दरवाजा बंद करके मैं चारपाई पर लेट गया। न नहाने का मन था, न खाने का। अतुल का सामान दूसरी तरफ रखा हुआ था। उसे देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। यह एहसास था कि वह कितना मेरे करीब आ गया था। जाते समय उसने कहा था कि वह निर्दोष है। क्या पुलिस से कोई गलती हो गई है? मैं उठकर बैठ गया।
अश्विनी बाबू की हत्या की उस रात से लेकर अब तक की एक एक घटना को विस्तार से सोचने लगा। अतुल फर्श पर लेटकर अश्विनी बाबू और डॉक्टर की बातचीत सुन रहा था। वह ऐसा क्यों कर रहा था, उसका मकसद क्या था, यह सब सोचते सोचते लगभग 11 बज गए। मैं भी सो गया। मेरी आंख सुबह ही खुली। क्या पता इसी बीच अतुल ने, लेकिन रुको, वह तो अतुल ही था जो शुरू से यह कहता रहा कि यह हत्या है, आत्महत्या नहीं। अगर हत्या उसी ने की थी तो क्या वह खुद अपने गले में फंदा डालता, या फिर यह संभव है कि उसने खुद को शक से दूर रखने के लिए जानबूझकर ऐसा कहा हो, ताकि पुलिस सोचे कि चूंकि उसने खुद ही हत्या की बात पर जोर दिया है इसलिए कातिल वह नहीं हो सकता। मैं अपने बिस्तर पर करवटें बदलता रहा, अपने दिमाग को हर तरफ दौड़ाता रहा, उठकर तेज कदमों से इधर उधर चलता रहा, विचारों में डूबा रहा। अब दोपहर हो चुकी थी, घड़ी ने 3 बजा दिए। मुझे एक विचार आया, क्यों ना मैं किसी वकील से राय लूं। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए। हालांकि मैं किसी वकील को जानता नहीं था। जो भी हो, मैंने सोचा कि वकील ढूंढना उतना मुश्किल नहीं होगा। मैं कपड़े बदलने लगा। इतने में दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। कोई बुला रहा था। मैंने दरवाजा खोला, देखा तो अतुल खड़ा था। अतुल, तुम? मैंने खुशी से उसे बाहों में भर लिया। सारी शंकाएं कि वह अपराधी है या नहीं, सब मेरे दिमाग से गायब हो गईं, जैसे कभी थीं ही नहीं। उसके बाल उलझे हुए थे, चेहरे पर थकान की गहरी छाप थी। वह मुस्कुराकर बोला, हां अजीत, मैं हूं अतुल। उन्होंने मुझे बड़ा परेशान किया। बड़ी मुश्किल से मुझे एक भले सज्जन मिले जिन्होंने मेरी जमानत करवाई, वरना आज मुझे जेल जाना पड़ता। उसने मेरी ओर देखा। तुम कहीं जाने के लिए निकल रहे थे? जरा झिझक के साथ मैंने कहा, वकील के पास। अतुल ने मेरे हाथों को प्यार से दबाया। मेरे लिए? अगर ऐसा है तो अब जरूरत नहीं है। जो भी हो, इसके लिए शुक्रिया। मुझे फिलहाल अस्थायी जमानत मिल गई है। हम दोनों वापस कमरे में आकर बैठ गए। अतुल ने अपनी कमीज उतारते हुए कहा, उफ, मेरा सिर चकरा रहा है। मैंने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया। लगता है तुमने भी नहीं खाया। तो चलो जल्दी से नहा लें और चलकर खाना खाएं। मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। मैं अपने संदेह को समाप्त करना चाहता था, इसलिए मेरे मुंह से अनायास निकल गया, अतुल, क्या तुमने अश्विनी बाबू की हत्या की है? अतुल फीकी सी हंसी हंसकर बोला, यह बहस हम बाद में करेंगे। इस वक्त सबसे जरूरी है खाना। मुझे चक्कर आ रहे हैं, लेकिन इस समय नहाने से ज्यादा और कुछ जरूरी नहीं है। तभी डॉक्टर कमरे में दाखिल हुए। अतुल ने उन्हें देखकर कहा, अनुकूल बाबू, कहावत के मुताबिक मैं लौट आया हूं। अंग्रेजी में एक कहावत है, खोटा सिक्का वापस आ ही जाता है। मेरी हालत बिल्कुल वैसी ही है। पुलिस ने भी बेकार समझकर वापस कर दिया। गंभीर मुद्रा में डॉक्टर ने कहा, अतुल बाबू, यह जानकर खुशी हुई कि आप वापस लौट आए। शायद पुलिस ने भी आपको निर्दोष पाया और छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने रुककर कहा, आप अब यहां और नहीं रह सकते। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि मेरा क्या मतलब है। ये पूरे मैच का सवाल है। सभी चाहते हैं कि आप जाएं। देखिए, मुझे अन्यथा न लीजिए। मुझे आपके खिलाफ व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं है। पर अतुल ने तुरंत जवाब दिया, ओह, मैं समझ गया। निश्चित रूप से मुझ पर तो अपराधी का ठप्पा लग चुका है। मुझे शरण देकर आप क्यों मुसीबत में पड़ना चाहेंगे? क्या पता पुलिस आपके खिलाफ भी अपराध में मदद करने का आरोप लगा दे। डॉक्टर ने पूछा, तो क्या आप चाहते हैं कि मैं आज ही? डॉक्टर कुछ देर खामोश रहे, फिर अनिच्छा से बोले, ठीक है, आज रात रुक जाइए, किंतु कल सुबह? अतुल बोला, जरूर, मैं कल आपको परेशान नहीं करूंगा। कल मैं अपनी जगह तलाश कर लूंगा, जहां भी हो। कुछ न मिला तो आखिर में पड़ोस की उड़िया बस्ती में होटल तो मिल ही जाएगा। यह कहकर वह हंस दिया। अनुकूल बाबू ने पुलिस स्टेशन में हुई बातचीत के बारे में पूछना चाहा, लेकिन अतुल ने 2-1 मामूली बातें बताकर नहाने चला गया। डॉक्टर ने मुझसे कहा, मुझे लग रहा है कि मैंने अतुल बाबू को नाराज कर दिया, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैच पहले ही बदनाम हो चुका है। अगर मैं किसी संदिग्ध व्यक्ति को और पनाह दूं तो सुरक्षा की दृष्टि से क्या सही होगा, आप ही बताइए। सच्चाई यह थी कि सुरक्षा और अपने को बचाए रखने के इरादे के लिए किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।
मैंने उदासी से सिर हिलाकर हामी भरी। देखिए, आप मैस के मालिक हैं, इसलिए आप जो ठीक समझते हैं वह आपको करना पड़ेगा। मैंने कंधे पर तौलिया डाला और बाथरूम की तरफ बढ़ गया। डॉक्टर पश्चाताप की मुद्रा में चुपचाप अकेले बैठे रह गए। मैं और अतुल दोपहर का खाना खाने के बाद अपने कमरे में वापस आ रहे थे। तभी देखा कि घनश्याम बाबू दफ्तर से लौट रहे हैं। जैसे ही उनकी नजर अतुल पर पड़ी, उनका चेहरा सफेद पड़ गया। वह चिल्लाकर बोले, अतुल बाबू, आप क्या वाकई में? अतुल थोड़ा मुस्कुराया। हाँ, मैं अतुल ही हूं, घनश्याम बाबू। क्या आप भ्रम में हैं? घनश्याम बाबू बुदबुदाए, लेकिन मैंने सोचा पुलिस ने। उन्होंने 2 बार थूक निगली और तेजी से अपने कमरे में चले गए। अतुल ने मजाकिया अंदाज में आंखें नचाते हुए धीरे से कहा, एक बार का अपराधी सदा के लिए अपराधी रहता है ना? लगता है घनश्याम बाबू मुझे देखकर सकते में आ गए। उसी शाम अतुल ने बताया, अरे भाई, हमारे दरवाजे में जो ताला लगा है, लगता है वह टूट गया है। मैंने भी देखा, हमारे दरवाजे का विदेशी ताला काम नहीं कर रहा था। हमने अनुकूल बाबू को बताया, उन्होंने भी आकर देखा और बोले, विदेशी तालों में यही दिक्कत है, जब तक ठीक रहते हैं तब तक शानदार काम करते हैं, लेकिन जब खराब हो जाएं तो इंजीनियर के अलावा कोई ठीक नहीं कर सकता। हमारे देशी ताले इनसे कहीं बेहतर हैं। जो भी हो, मैं कल सुबह पहला काम इससे ठीक करवाऊंगा। ये कहकर वह सीढ़ियों से नीचे उतर गए। रात को सोने से पहले अतुल ने कहा, अजीत, सिरदर्द से सिर फटा जा रहा है, क्या तुम कुछ सुझा सकते हो? मैंने कहा, तुम अनुकूल बाबू से दवा क्यों नहीं ले लेते? अतुल बोला, होम्योपैथी, उससे क्या होगा? चलो ठीक है, देखते हैं कि पानी की बूंदें क्या कमाल कर सकती हैं। मैंने कहा, मैं भी चलता हूं तुम्हारे साथ, मुझे भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा। डॉक्टर अपनी दुकान बंद करने जा रहे थे। हमें देखते ही उन्होंने सवालिया नजरों से देखा। अतुल बोला, हम लोग आपकी दवा आजमाने आए हैं। मुझे बहुत तेज सिर दर्द हो रहा है, क्या आप मदद कर सकते हैं? डॉक्टर ने खुश होकर कहा, बिल्कुल, मैं जरूर आपको राहत दिला सकता हूं। यह और कुछ नहीं, बस थोड़ी बदहजमी है जो आपको परेशान कर रही है, इसी वजह से सिर दर्द है। बैठिए, मैं अभी एक डोज देता हूं। उन्होंने कुछ ताजी दवाइयां शेल्फ से निकाली, एक पुड़िया बनाकर दी। जाइए, इसे खाकर सो जाइए, आपको याद भी नहीं रहेगा कि आपको सिर दर्द था। फिर उन्होंने मेरी ओर देखा, अजीत बाबू, आप भी कुछ थके थके से लग रहे हैं। उत्तेजना के बाद आप भी पस्त दिखाई देते हैं, क्यों, है ना? तो क्यों ना मैं आपको भी दवा दे दूं, ताकि सुबह आप भी तरोताजा महसूस करें। हम दवा लेकर वापस जा ही रहे थे कि अतुल ने अनुकूल बाबू से पूछा, क्या आप व्योमकेश बख्शी नामक किसी व्यक्ति को जानते हैं? थोड़ा चौंक कर अनुकूल बाबू बोले, नहीं तो, ये कौन है? अतुल ने कहा, मैं भी नहीं जानता। मैंने इनका नाम आज पुलिस स्टेशन में सुना, मुझे लगता है वही इस केस के इंचार्ज हैं। डॉक्टर ने दोबारा सिर हिलाकर कहा, नहीं, मैंने कभी यह नाम नहीं सुना। अपने कमरे में लौटने के बाद मैंने कहा, अतुल, अब तुम्हें मुझे सब कुछ बताना होगा। क्या सब कुछ? तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, लेकिन यह नहीं चलेगा, तुम्हें मुझे सब कुछ बताना होगा। अतुल कुछ देर खामोश रहा, फिर एक नजर दरवाजे पर डालकर बोला, अच्छा ठीक है, मैं बताता हूं। आओ, इधर आकर मेरे बिस्तर पर बैठो। मैं भी सोच रहा था कि समय आ गया है कि तुम्हें भी कुछ बता दिया जाए। मैं उसके बिस्तर पर बैठ गया। अतुल ने दरवाजा बंद किया और मेरे पास ही बैठ गया। मेरे हाथ में दवा की पुड़िया थी। मैंने सोचा कि पहले इसे खा लूं, फिर उसकी बातें सुनूं, लेकिन जैसे ही मैंने दवा उठाई, उसने टोक दिया, इसे अभी रहने दो, पहले मेरी कहानी सुन लो, फिर इसे ले लेना। उसने लाइट बुझा दी, फिर मेरे कान के पास आकर आहिस्ता से अपनी कहानी सुनाने लगा। मैं चुपचाप बैठा रहा, कभी दहशत में, कभी हैरानी में, कभी प्रशंसा में, पूरी कहानी सुनता रहा। करीब पौन घंटे बाद संक्षेप में अपनी कहानी कहकर अतुल बोला, आज के लिए इतना काफी है, बाकी कहानी कल तक इंतजार कर सकती है। उसने घड़ी के चमकते डायल में देखा, अभी काफी समय है, 2 बजे से पहले कुछ नहीं होगा, क्यों ना तब तक थोड़ी नींद ले लें, मैं समय होने पर जगा दूंगा। लगभग 1:30 बजे मैं जागा हुआ लेटा था। मेरे कान इतने सजग थे कि मुझे अपने हृदय की धड़कन भी साफ सुनाई दे रही थी।
मेरी मुट्ठी में वह चीज कसकर पकड़ी हुई थी जो व्योमकेश ने मुझे दी थी। अंधेरे में सन्नाटे के सिवा कुछ नहीं था, केवल मेरी अपनी सांसों की आवाज कानों में गूंज रही थी। अचानक मेरे कंधे पर व्योमकेश का हाथ पड़ा। मैं सतर्क हो गया। यह संकेत हम पहले ही तय कर चुके थे। मैंने अपनी सांसें धीमी और गहरी कर लीं, जैसे सोए हुए इंसान की होती है। मुझे महसूस हो रहा था कि वह पल आ गया है। दरवाजा कब खुला मुझे पता ही नहीं चला, लेकिन अगले ही क्षण व्योमकेश के बिस्तर पर एक जोरदार धमाका हुआ। साथ ही कमरे में तेज रोशनी फैल गई। मैं लोहे की छड़ लेकर एक झटके से खड़ा हो गया। मैंने देखा कि व्योमकेश एक हाथ में रिवॉल्वर पकड़े हुए था, दूसरे हाथ से उसने लाइट का स्विच दबा रखा था। वह सतर्क मुद्रा में खड़ा था। व्योमकेश के बिस्तर के पास घुटनों के बल झुके हुए अनुकूल बाबू थे। वह व्योमकेश को ऐसे घूर रहे थे जैसे कोई घायल शेर अपने शिकारी को घूरता है। उनकी आंखों में खून उतर आया था। व्योमकेश की आवाज कमरे में गूंजी। क्या दुर्भाग्य है अनुकूल बाबू, आप जैसा अनुभवी व्यक्ति आखिरकार एक तकिए में ही धोखा खा गया, है ना? जरा भी हिलने की कोशिश मत कीजिए और वह छुरा फेंक दीजिए। जरा भी हिले तो गोली चला दूंगा। फिर उसने मुझसे कहा, अजीत, जाकर खिड़की खोल दो। देखो, पुलिस बाहर खड़ी इंतजार कर रही है। जरा देखो तो। डॉक्टर ने मौका देखकर दरवाजे की ओर छलांग लगाई, लेकिन व्योमकेश के मजबूत हाथ का एक जोरदार मुक्का उनके जबड़े पर लगा। वह धड़ाम से गिर पड़े। डॉक्टर उठकर बैठ गए। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं भागने की कोशिश नहीं करूंगा, लेकिन कृपा करके यह तो बता दो कि मुझ पर किस बात का इल्जाम लगेगा। उसकी फहरिस्त बनाने में बहुत समय लगेगा डॉक्टर। पुलिस ने पूरी चार्जशीट तैयार कर ली है। वह वक्त आने पर आपको मिल जाएगी, लेकिन अभी के लिए। उसी समय पुलिस इंस्पेक्टर कमरे में दाखिल हुआ। उसके पीछे पीछे सिपाही भी आ गए। व्योमकेश ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, अभी के लिए मैं आपको सत्यान्वेषी व्योमकेश बख्शी पर हमला करने और उनकी हत्या करने की कोशिश करने के जुर्म में पुलिस को सौंप रहा हूं। उसने इंस्पेक्टर की ओर देखा। इंस्पेक्टर साहब, यह है आपका अपराधी। इंस्पेक्टर ने बिना एक शब्द कहे अनुकूल बाबू के हाथों में हथकड़ी पहना दी। धातु की खनक कमरे में गूंजी। डॉक्टर ने खूंखार आंखों से देखा। वह बोले, यह साजिश है। इस व्योमकेश बख्शी और पुलिस ने मिलकर मुझे झूठे मामले में फंसाया है, लेकिन मैं आप लोगों को छोड़ूंगा नहीं। देश में कानून है और मेरे पास पैसों की भी कम नहीं है। व्योमकेश ने शांति से कहा, जरूर कीजिए, आखिर बाजार में कोकीन का अच्छा दाम मिलता है। विकृत चेहरा बनाकर डॉक्टर बोले, कोई सबूत है कि मैं कोकीन का धंधा करता हूं? जरूर है अनुकूल बाबू। शुगर मिल्क की उन बोतलों में क्या है? डॉक्टर इस तरह चौंक गए जैसे उनके पैरों के नीचे सांप आ गया हो। वह बोले, कुछ नहीं, लेकिन उनकी आंखों से व्योमकेश के लिए गौस्से की चिंगारियां निकल रही थीं। यहां अनुकूल बाबू की वह छवि नहीं थी। सज्जनता के लिबास में अचानक एक कातिल निकल आया था। ये सोचकर कि पिछले कुछ महीने मैंने इस इंसान के साथ गुजारे हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। व्योमकेश ने पूछा, डॉक्टर साहब, अब ये बताइए कि कल रात आपने हमें क्या दवा दी थी? क्या वह मॉर्फिया का चूर्ण था? उसने थोड़ा रुक कर कहा, चलिए, आप नहीं बताएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। रासायनिक जांच हमें सब कुछ बता देगी। उसने चुरुट जलाया, बिस्तर पर सहारा लगाकर बैठ गया। फिर बोला, इंस्पेक्टर साहब, अब कृपया मेरा बयान ले लीजिए। एफआईआर दर्ज होने के बाद डॉक्टर के कमरे की तलाशी ली गई। उसमें कोकीन से भरी 2 बड़ी बोतलें बरामद हुईं। डॉक्टर चुप बने रहे। लगभग सुबह होने वाली थी जब डॉक्टर को उनके माल के साथ पुलिस ने गिरफ्तार करके ले जाया। व्योमकेश बोला, यह जगह तमाम उपद्रव और हंगामे से भरी पड़ी है। क्यों ना तुम मेरे घर चलकर एक कप चाय पी लो? हम लोग हैरिसन रोड स्थित 3 मंजिला इमारत के सामने उतरे। घर के बाहर गेट पर पीतल की नेम प्लेट लगी थी। उस पर लिखा था, व्योमकेश बख्शी, सत्यान्वेषी। व्योमकेश ने थोड़े तकल्लुफ से कहा, आपका स्वागत है। कृपया मेरे घर में प्रवेश करके मुझे सम्मानित करें। मैंने पूछा, यह सत्यान्वेषी, ये क्या मामला है? ये मेरी पहचान है। मैं जासूस शब्द पसंद नहीं करता। जांच पर्यवेक्षक शब्द तो उससे भी बेकार है। इसलिए मैं अपने आप को सत्यान्वेषी कहता हूं, यानी सच की खोज करने वाला। क्या बात है, आपको पसंद नहीं आया?
व्योमकेश इमारत की पूरी दूसरी मंजिल पर रहता था। कुल मिलाकर 4 से 5 विशाल कमरे थे। उन्हें पूरी रुचि और कलात्मकता के साथ सजाया गया था। मैंने पूछा, क्या तुम अकेले ही रहते हो? हाँ, केवल मेरा सेवक पुन्नीराम साथ रहता है। मैंने गहरी सांस छोड़कर कहा, बहुत ही शानदार जगह है। कब से रह रहे हो यहां? लगभग 1 साल हो गया। थोड़े समय के लिए यहां नहीं था, जब मैं तुम्हारे मैस में रुका हुआ था। इसी बीच पुन्नीराम ने स्टोव जलाकर चाय बना दी थी। व्योमकेश ने गर्मागर्म चाय की चुस्की ली, फिर कहा, मैं समझता हूं कि कुछ दिन जो मैंने भेष बदलकर तुम्हारे साथ बिताए वाकई काफी रोचक रहे, लेकिन आखिरी दिनों में डॉक्टर ने मुझे पकड़ लिया था और इसके लिए मैं ही जिम्मेदार था। वह कैसे? खिड़की के बारे में मैंने ही पहली बार बताया था और वही मेरा भेदिया बन गई। अब भी नहीं समझा? अरे भाई, अश्विनी बाबू ने इसी खिड़की से। ऐसे नहीं, अब कहानी शुरू से बताओ। व्योमकेश ने चाय की दूसरी चुस्की ली। कुछ तो मैंने तुम्हें कल रात ही बता दिया था, अब बाकी कहानी सुनो। उसने आगे कहा, तुम्हारे इलाके में जो हर रोज हत्याएं हो रही थीं, उसको लेकर पुलिस कुछ महीनों से बेहद परेशान थी। पुलिस पर एक तरफ सरकार का दबाव बढ़ रहा था, दूसरी तरफ प्रेस अपना अभियान चलाए हुए था। जरा सा मौका मिलने पर सरकार का गला पकड़ लेता था। ऐसी हालत में मैंने पुलिस कमिश्नर से समय मांगा। उन्हें बताया कि मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूं और मुझे विश्वास है कि इन हत्याओं के पीछे के रहस्य का पता लगा सकता हूं। काफी चर्चा के बाद कमिश्नर ने इजाजत दे दी कि मैं स्वतंत्र रूप से इन मामलों की छानबीन कर सकता हूं। शर्त केवल यह थी कि इस मंजूरी की जानकारी मेरे और कमिश्नर के बीच ही रहेगी, और इस तरह मैं तुम्हारे मैस में आया। छानबीन के लिए यह जरूरी था कि मुझे काम करने के लिए ऐसा स्थान मिले जो वारदात के नजदीक हो। इसी मकसद से मैंने तुम्हारे मैस का चुनाव किया। उस वक्त मुझे पता नहीं था कि विपक्षी पार्टी का कार्यस्थल भी वही मैस है। व्योमकेश ने आगे बताया, शुरू से डॉक्टर मुझे बेहद सज्जन इंसान लगे। मुझे यह भी एहसास हुआ कि होम्योपैथी का काम गैर कानूनी कोकीन की तस्करी को छुपाने का एक बहुत कारगर तरीका है, लेकिन मैं तब तक इस नतीजे पर नहीं पहुंच पाया था कि इस धंधे का रिंग लीडर कौन हो सकता है। मुझे पहली बार डॉक्टर पर शक अश्विनी बाबू की मौत से एक दिन पहले हुआ। शायद तुम्हें याद हो, उस दिन हमारे मैस के सामने एक गरीब बंगाली की लाश मिली थी। जब डॉक्टर ने सुना कि जो व्यक्ति मारा गया उसकी धोती के फेंटे से 1000 के नोट मिले हैं, तो उनके चेहरे पर एक पल के लिए नोटों के हाथ से निकलने का लालच का भाव दिखा। उसके बाद से मेरे सारे शक उन्हीं पर केंद्रित हो गए। फिर उस दिन की घटना, जब अश्विनी बाबू छुपकर हमारी बातें सुन रहे थे। दरअसल वो हमारी बातें सुनने नहीं आए थे, बल्कि डॉक्टर से बात करने आए थे। जब उन्होंने देखा कि हम लोग बैठे हैं, तो कुछ बहाना बनाकर ऊपर अपने कमरे में चले गए। अश्विनी बाबू के व्यवहार से मैं भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। कुछ समय तक मैं इस उधेड़बुन में रहा कि कहीं वही तो अपराधी नहीं है। जब मैंने उनकी अनुकूल बाबू से हुई बातचीत फर्श पर लेटकर सुनी, तब भी मेरे दिमाग में कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा था। लेकिन इतना मुझे अंदाजा हो गया था कि अश्विनी बाबू ने कोई भयानक घटना देखी है। व्योमकेश ने एक लंबी सांस ली, लेकिन जब उस रात उनकी हत्या हुई, तो मेरे दिमाग में सब कुछ साफ हो गया। क्या अब भी तुम समझ नहीं पाए? मैंने सिर हिलाया। डॉक्टर बेहद गोपनीय तरीके से गैर कानूनी नशीली दवाओं का धंधा करता था और अपने इस रिंग लीडर के काम को रहस्य की अभेद चादर से छुपाए रखता था। जो कोई भी उसका भेद जान जाता, उसे फौरन रास्ते से हटा दिया जाता था। यही वजह थी कि उस पर अब तक कोई आंच नहीं आई थी। जो आदमी सड़क पर मरा पाया गया था, वो अनुकूल बाबू का ही दलाल था या फिर माल सप्लाई करने वाला था। ये मेरी धारणा है, हो सकता है मैं गलत भी हूं। उस रात जब वो व्यक्ति डॉक्टर के पास आया था, तब दोनों में झगड़ा हो गया था। हो सकता है उस आदमी ने अनुकूल बाबू को ब्लैकमेल करने की कोशिश की हो या उन्हें पुलिस में जाने की धमकी दी हो, और जब वो जाने लगा तो अनुकूल बाबू ने उसका पीछा किया, मौका मिलते ही उसे खत्म कर दिया। अश्विनी बाबू ने ये घटना अपनी खिड़की से देख ली थी और कुछ मानसिक रूप से विचलित होकर इस घटना की जानकारी डॉक्टर को देने गए थे। मैं नहीं कह सकता उनकी मंशा क्या थी,
वो अनुकूल बाबू के एहसानों से दबे हुए थे। शायद इसलिए अनुकूल बाबू को इस घटना से सचेत करना चाहते थे, लेकिन नतीजा बिल्कुल उल्टा हुआ। डॉक्टर की नजर में अश्विनी बाबू ने जिंदा रहने का हक खो दिया था। उसी रात जब वो बाथरूम जाने के लिए उठे, उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। व्योमकेश ने आगे कहा, मैं नहीं कह सकता कि शुरू में डॉक्टर का मुझ पर कोई शक था, लेकिन जब मैंने पुलिस को बताया कि वो खिड़की ही हत्या की वजह है, तब डॉक्टर समझ गया कि मैं भी कुछ जानता हूं, और इस तरह मैंने भी अपनी जिंदगी खत्म करने का हक हासिल कर लिया था। लेकिन मैं उसके लिए अभी तैयार नहीं था, इसलिए मेरे दिन सतर्कता और सावधानी में कटने लगे। और तब पुलिस ने एक भूल कर दी, मुझे गिरफ्तार कर लिया। जो भी हो, कमिश्नर ने खुद आकर मुझे छुड़ा दिया। मैं मैस में लौट आया, और तभी अनुकूल बाबू को यकीन हो गया कि मैं इन्वेस्टिगेटर हूं। लेकिन उन्होंने अपने विचार छुपा लिए और बड़े दिल का दिखावा करते हुए मुझे उस रात रुकने की इजाजत दे दी। इस दरियादिली का एक ही मकसद था, उसी रात किसी भी वक्त मुझे मौत के घाट उतार दिया जाए। मैं जितना डॉक्टर के बारे में जानता था, उतना शायद कोई नहीं जान पाया था। तब तक डॉक्टर के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। उस समय अगर उसके कमरे की तलाशी होती तो कुछ कोकीन की बोतलों के अलावा कुछ नहीं मिलता, जिसके आधार पर उसे जेल हो जाती। लेकिन अदालत में कानून की नजर में यह साबित नहीं किया जा सकता था कि वो एक घिनौना कातिल है, इसलिए मुझे उसे जाल में फंसाना जरूरी था। दरवाजे के ताले में एक कील फंसाकर मैंने ही उसे जाम किया था। जब डॉक्टर ने सुना तो मन ही मन खुश हो गया कि हमारा दरवाजा रात में खुला ही रहेगा। और अंत में जब हमने उससे दवा मांगी तो उसे अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं हुआ। उसने मॉर्फिया की डोज दी और समझ लिया कि हम उसे खाकर उसके आने तक बेहोश हो जाएंगे। वो बड़ी आसानी से हमें हमेशा के लिए नींद में सुला देगा, और इस तरह वो खुद मेरे जाल में फंस गया। और क्या, मैंने कहा, अब मुझे जाना चाहिए। तुम तो फिलहाल उस तरफ जाना नहीं चाहोगे? नहीं। लेकिन तुम क्या मैस जा रहे हो? हाँ। क्यों? क्यों का क्या मतलब है? अरे भाई, क्या मुझे वापस नहीं जाना है? व्योमकेश ने कहा, मैं सोच रहा था कि तुम्हें भी आखिरकार मैस तो छोड़ना ही पड़ेगा, तो क्यों ना यहां आकर मेरे साथ ही रहो? यह भी तो अच्छी जगह है। कुछ पल की खामोशी के बाद मैं आहिस्ता से बोला, क्या मेरा एहसान उतारना चाहते हो? व्योमकेश ने अपनी बाहें मेरे कंधों पर रख दी, कहने लगा, अरे नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सोच रहा हूं कि तुम नहीं रहोगे तो तुम्हारी कमी महसूस होगी। मैं कुछ हफ्तों में तुम्हारे साथ रहने का आदी हो गया हूं। क्या वाकई ऐसी बात है? इससे ज्यादा और क्या? ऐसी बात है तो यहीं रहूंगा। मैं अपना सामान लेकर आता हूं। मुस्कुराकर व्योमकेश ने कहा, मेरा सामान भी लाना भूलना मत।